चलो, तो हम लोग ने ऑलरेडी कितने कुछ एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट ये सीख चुका है, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया हूँ आप लोगों को। और आज हम लोग अभी तक हमने सिंगल एंगल्स वाले पढ़े थे। सिंगल एंगल दिया हुआ है तो या तो टावर की हाइट बताना है या तो टावर से अपना डिस्टेंस बताना है, या तो हम हो सकते हैं या कोई भी पॉइंट हो सकता है। ओके, समझ गया। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो डबल एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एक ही पोजीशन पे अगर डबल एंगल बन रहे हैं, मतलब अपना पोजीशन नहीं। जैसे मान लो कि एक वर्टिकली टावर स्टैंड है, ठीक है। कोई भी टावर हो सकता है, कोई भी चिमनी हो सकती है, कोई भी पोल हो सकता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। मान लो कि कोई एक टावर पे है और उसका उससे हमारा जो डिस्टेंस है कोई पॉइंट का, अगर वो पॉइंट सपोज मान लो थोड़ा सा और शिफ्ट होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इस बड़े से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, एक एक लाइन पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया हूं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4, ठीक। ये तुम्हारे रिवीजन जैसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में पहले ही करवा चुका हूं। देखो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। मान लो बेटा कि यहाँ पर हमारा कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई एक ग्राउंड है, ठीक। ये क्या है, ग्राउंड। यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है, पी। इस पॉइंट को क्या मान लो, पी, ठीक है। अब क्या बोला है, ऑन द ग्राउंड। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। इसका मतलब क्या है, एक 10 मीटर लंबी क्या है, बिल्डिंग है। सपोज मान लो ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये हो गया एक बिल्डिंग, ठीक। ये हो गई तुम्हारी बिल्डिंग, ओके। अब क्या होगा, ये जो है ये बिल्डिंग का पूरा हाइट कितनी है बेटा, 10 मीटर है, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं 10 मीटर, 10 मीटर की है, ठीक। उसमें क्या बोला है कि यहां से इसके टॉप के लिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 45। इसका मतलब कि इस बिल्डिंग के अंदर एक क्या लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा हुआ है फ्लैग, सपोज मान लो, ठीक है। तो ये जो फ्लैग है उसकी इस जगह, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हाइट क्या होगी, ये पता करना है पहले तो सबसे पहले मान लो कि यहां से एक एंगल जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। फ्लैग स्टाफ मतलब होता है इसका ये जो पॉइंट ऊपर का रहता है, ठीक है, टिप बोलते हैं जिसको, समझ गए। ओके, क्वेश्चन में क्या था कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट से उसके टॉप में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। और उसी पॉइंट से उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, तो उस फ्लैग स्टाफ का कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब आप लोगों को यहां से लेकर यहां तक की क्या पता करना है, हाइट पता करना है। मतलब झंडा कितना बड़ा है ये पता करना है आप लोगों को, ठीक है। फ्लैग कितना बड़ा है ये पता करना है। उसके साथ साथ आप लोगों को एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और तुम लोगों को क्या पता करना है, यहां से लेकर ये बिल्डिंग तक कितना डिस्टेंस है ये पता करना है, समझ गए। क्वेश्चन में 10 मीटर की एक बिल्डिंग दी थी, एक पॉइंट पी है जहां से बिल्डिंग के टॉप में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। बार बार इसीलिए बता रहा हूं, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और उसी पॉइंट से उसके झंडे का जो एंगल है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो बिल्डिंग के ऊपर ये जो फ्लैग लगा है उसका आपको क्या बताना है, हाइट बताना है। साथ साथ ही ये बिल्डिंग से हम पॉइंट पी को कितना दूर पर रखे हैं ये भी आप लोगों को किस में बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलो सबसे पहले तो हम कुछ इनका नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट पी है तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। ये बिल्डिंग में इधर नाम मत दे देना, वो तो बिल्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो भी कंसीडर किया है वो लिख लेते हैं, है ना। एक मिनट,
चलो देखो, लेट अस कंसिडर, हमने जो कंसिडर किया है, क्या किया है, BC क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। लेट अस कंसिडर BC इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एंड AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग, ठीक, हाइट ऑफ फ्लैग, ओके। अब उसके बाद आप लोग देखो भैया, यहां से लेके P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड पॉइंट P। तो मतलब कि अगर मैं PC की बात कर दूं तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, समझ आया कि नहीं यहां तक पूरा, ठीक है, ओके। ये हो गया फुट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। और हमारा यहाँ पर जो एंगल, अब एंगल भी लिख लेते हैं कि एंगल BPC, एंगल BPC कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री, एंड एंगल APC, एंगल APC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ओके, ठीक। अब एक बात सोचो, हमको मैंने पहले ही बताया हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कि हमको देखना है कि सबसे पहले पूछा क्या है। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल से हमको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बात देखो, आपका ट्रायंगल देखना BPC, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसमें ये BC की वैल्यू है ना अपने पास, है ना, कितनी है, 10 मीटर। तो हमको क्या पता करना है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में, क्या में होता है, 10 में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 में। तो मैं चलो इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन सा है, BPC, ठीक है, इन ट्रायंगल BPC। आज मैं तुमको थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा, क्यों तुम लोग मुझे कभी ये क्यों नहीं पूछते कि सर अगर BC अपॉन, हमेशा BC अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही क्यों लेते हैं, हमारी तो मर्जी, यहां पर थोड़ी ना बताया था कि हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लो, हम इसको भी तो ले सकते हैं ना, ऐसा भी होता है ना, ठीक है। तो ऐसा भी केस आता है, कल मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछी थी, तो वही पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल BPC, अब देखो बेटा, सबसे पहले तुम लोग देखो याले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। हमको पूछा क्या है, बेस पूछा है, बेस पूछा है ना, इसको मान लो कि ये क्या है, x, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमारा एंगल बनेगा 10 का। क्यों 10 का बन रहा है भैया, क्यों बन रहा है 10 का, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूछ रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जिया तुम बताओ कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है कि ये है परपेंडिकुलर, ये तो बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। बैठो, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा क्या है, BC, और बेस, बेस मतलब आधार बोलते हैं हिंदी में जिसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, PC, ठीक है, PC हो गया, ओके। तो अब देखो tan थीटा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, तो ये रख दिए 30 डिग्री। अब BC की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, ठीक है, और PC की वैल्यू x, ओके, PC की वैल्यू x। अब देखो tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, ओके, और ये क्या हो गया 10, ठीक है, अपॉन में x, ओके। इस x को इस साइड भेजो तो ये बन जाएगा tan रूट 3 बन जाएगा। और तुमको क्वेश्चन में tan रूट 3 की वैल्यू दी है, पर अभी अपन पुट नहीं करते अभी रखा। तो हमको पता चल गया कि डिस्टेंस जो है वो कितना है भैया, tan रूट 3, tan रूट 3 इनका डिस्टेंस है, कहां से लेके कहां तक का, इस बिल्डिंग के फुट से लेकर इस पॉइंट B तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो कितना है, tan रूट 3, समझ गए, ठीक है, ओके। तो यहां लिख देते हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and foot of the building is 10 रूट 3 मीटर, ओके। इतना काम खत्म।
अब हमारा क्या काम बचा, हमको पता करना है ये झंडे की हाइट। ठीक है, ओके चलो अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल एपीसी में फिर से देखते हैं, ये वाला पता ही करना है क्योंकि आधा पता है आधा पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, tan थीटा, तो tan थीटा p अपॉन बी होता है। परपेंडिकुलर क्या है, पूरा AC पूरा है ना, हाँ तो ये परपेंडिकुलर पूरा हो गया, बेस तो यही रहेगा, यही रहेगा ना, तो ये हो गया, अरे एक मिनट यहां पर लिख लो PC। अब देखो tan 45 होगा क्योंकि एक एंगल सॉल्व कर दिया, अब दूसरा कर रहे हैं, तो tan 45 डिग्री। अब सुनो, यहां पर जो AC है, देखो A से लेकर C तक, तुम लोग अगर मैं यहां पर बोलूं, ध्यान से देखना, AC क्या है, तो AC AB और BC का सम है। ठीक है, मैंने बोला यहां से लेके यहां तक जाना है, तो तुम कहां जाओगे, पहले BC कवर करोगे फिर AC, तो ये दोनों को जोड़ोगे तभी तो AC मिलेगा ना। ठीक है, तो AC को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BC। ठीक है, तो यहां पर भी लिख देता हूं कि AC जो है वो AB प्लस BC है, और अपॉन में PC, और PC कितना है, tan√3। अब एक बार बताओ, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1। वेरी गुड, tan 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1। ओके, समझ आ रहा है। ठीक है, tan 45 डिग्री होता है बेटा 1। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, AB प्लस BC, हमको पता नहीं है AB क्या है, तो इसको क्या मान लेते हैं, H। ठीक है, तो tan 45 तो क्या होता है, 1 लिख लो, AB को मान लिया H, और BC की वैल्यू कितनी है, 10 हो गई। ओके, और नीचे में क्या है, tan√3। अब कुछ होशियार क्या करेंगे, 10 दिखा फटाफट काट देंगे, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेशन बीच में क्या का है, प्लस का, मल्टीप्लाई में रहता तो काट देते। अब देखो ये tan√3 को इधर भेजो, तो ये हो गया tan√3 इज इक्वल्स टू H प्लस 10। ठीक है, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो बेटा, हमको यहाँ से H की वैल्यू पता करना है, H की वैल्यू पता करना है, इसलिए tan को मैं इस साइड बुलाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया tan√3 माइनस का 10, और ये हो गया H। मतलब हमको पता चल गया कि हाइट कितनी है इसकी, फ्लैग स्टाफ की, tan√3 माइनस 10। एक काम करते हैं, सुनो, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में शायद √3 की वैल्यू दी हुई होगी 1.732, है ना, 1.732 ऐसा कुछ दी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो ध्यान से देखना, अभी इसको मैंने यहाँ पे लाया, H को इधर लाया, और यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन लिया, tan कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा भैया √3 माइनस 1। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर H इज इक्वल्स टू 10 का 10। अब √3 की वैल्यू देखो, तो √3 की वैल्यू क्या है, 1.732 माइनस 1। ओके, समझ गए। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 रुपए 7 पैसे है, तुमसे किसी ने 1 रुपए ले लिया, कितने बचेंगे, 7 पैसे बचेंगे ना। वैसे ही देखो यहाँ पर 1.732 है, उसमें से 1 गया तो 0.732 बचेगा ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये H इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.732। अब जिसको मल्टीप्लाई का रूल पता होगा वो बना लेगा। कैसे, देखो अगर हमारे पास एक जीरो है मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक जीरो है मल्टीप्लाई में, तो ये पॉइंट एक साइड शिफ्ट हो जाता है राइट में, समझ गए। 2 जीरो रहते तो 2 पॉइंट से, और 3 जीरो रहते तो पूरा तीनों शिफ्ट हो जाता, पर हमारे पास एक ही जीरो है, इसलिए अगले पॉइंट में क्या होगा, याला पॉइंट इधर आके चले जाएगा, मतलब 07.32 मीटर, और सामने का जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। मतलब तुम्हारा फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है, 7.32 मीटर। समझ आया। तो यहां लिखना, सो द हाइट ऑफ फ्लैग इज, कितना हो जाएगा, 7.32 मीटर। बहुत इजी तरीके से समझाया हूं। ठीक है, समझ आया विकास। कौन सा, ये यहाँ पर देखो, ये √3 जो है ना, ये 1.732 वैल्यू होती है, जैसे कि √2 की क्या होती है, 1.414, ऐसा कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे
हाँ दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंट में दे देता है कई बार। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और यहाँ का -1 का 1। तो देखो अगर मैं 1.732 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 7.32 बचेगा, ठीक। अब सुनो, कभी भी रूल होता है, ये तो बच्चों को पता रहना चाहिए, छोटी छोटी बात है, कि अगर 10 का मल्टीप्लाई तुम किससे करोगे 0.732 से, तो एक जीरो है हमारे पास, इसलिए ये पॉइंट कितना शिफ्ट होगा 1। जैसे कि एक एग्जांपल लो, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला 100 का मल्टीप्लाई 57.64 से हो रहा है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे सर कि हमारे पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। इसीलिए क्या होगा आंसर में ये 2 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो गए मतलब कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो देखो ये 2 शिफ्ट इधर हो गए तो ये क्या बन जाएगा 5764, क्योंकि उधर तो पॉइंट लगा नहीं सकते अपन लोग, है ना, नंबर का ही नहीं उसके बाद। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला ये 22.3, इसका मल्टीप्लाई मैंने 10 से किया, तो क्या होगा, कितने जीरो है हमारे पास 1, इसीलिए ये कितना शिफ्ट होगा 1, तो ये कितना बन जाएगा 22.3। बेसिक सी चीज है। डिवाइड में क्या होता है लेफ्ट साइड जाता है और मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है, समझ गए, ठीक है। एक बार और सुन लो ये क्वेश्चन को। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है, उस पर एक झंडा लगा हुआ है जिसका हमको हाइट पता करना है। साथ साथ में ये बताना है कि वो पॉइंट P जो कि किससे, बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस पर है। ओके, तो सबसे पहले देखो, तो क्वेश्चन में ये बोला था कि उस पॉइंट P से लेके बिल्डिंग का जो टॉप है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, और सेम टू सेम फ्लैग स्टाफ का जो एंगल है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अलग अलग क्या लगाएंगे हम लोग एंगल्स के लिए रेशियोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने लगाया, पहले tan 30 के लिए लगाया, तो ये देखो tan 30 में क्या हो गया BC/PC, क्योंकि हमको ये पता था, ये पता करना था, तो यहां से क्या मिल गया था 10√3 मीटर, ठीक है। अब इतना काम हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल में से भी मैंने सॉल्व किया, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा का पार्ट कवर हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर AB + BC लिया। समझ आया, पक्का। उधर देखो एक बार में कोई भी चीज समझ नहीं आने वाली जब तक, क्योंकि तुम लोग का ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले से पढ़ चुकी हो। तो तुम लोगों को करना क्या है इस चीज के लिए, हमको समझ आए। जिसको नहीं समझ आ रहा वो करेगा प्रैक्टिस, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे, और एक बार में अगर मेरे बताने से तुमको समझ आ रहा है तो तुम्हारा तो लेवल फिर ऊपर है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो उतना लेवल वाले बच्चे नहीं है हम लोग अभी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बनने वाले कि आज तुमने कोचिंग में पढ़ लिए और फिर घर में जाके बोलोगे आज तो मैंने बहुत सारा पढ़ के आया हूं। अरे भैया, जब तक उसको तुम रिवाइज करोगे नहीं तब तक नहीं होता है, समझ गए, ठीक है। सिंगल टाइम तुम अगर इसको बनाओगे क्वेश्चन और बोलोगे कि अब मैं सीधा एग्जाम के समय बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे माइंड में डाला हूं। अब इसको क्या करना है तुम लोगों को, एक बार उसको रिवाइज करना है, ताकि वो क्या बैठ जाए दिमाग में कि ये मेथड क्या होती है। रटना नहीं है कि हाँ 30 डिग्री में ये आएगा आंसर और इसमें ये आएगा। अगर गलती से हमारा आंसर √3 नहीं आ रहा है, √2 आ गया, अरे बाप रे, पूरा आंसर गलत, भले क्वेश्चन में √2 दिया था। तो ये घबराहट है, ये क्या है, घबराहट है। और ऊपर के साथ साथ क्या है ये कि तुम लोग को लग रहा है कि हम गलत है। अगर तुम सही कर रहे हो तो हमेशा सही ही रहोगे, ठीक है, एक बात याद रखो, ठीक। अब चलो अपन लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन लोग लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहली बात, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या बने, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। ध्यान से सुनना, वर्ड्स को समझोगे उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ध्यान से सुनो, ठीक। देखो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब, मल्टी मतलब डबल ट्रिपल जो भी होगा, मतलब वो क्या है कि एक फ्लोर में की नहीं है, वो क्या है उससे ज्यादा फ्लोर की है, ठीक है। 2 फ्लोर की हो सकती है, 3 फ्लोर की हो सकती है, ठीक है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब डबल फ्लोर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना,
उसमें क्या बोल रहा है, सपोज मान लो हमारी एक ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ये है हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, समझ गए। उसी के जस्ट सामने एक 8 मीटर की बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। एक ये बिल्डिंग है जो कि कितनी मीटर की भैया, 8 मीटर की, और यहाँ पर ये क्या है, ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड, मतलब कि जो कि प्लेन सरफेस होता है। सुनना, ये क्या है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है वो कितनी डिग्री की कैसे हो सकती है, ये कितनी की है, 8 मीटर की है बेटा, ठीक है। ये है 8 मीटर की, ठीक। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कोई फॉरेन लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ, अब देखो हमारे पास एक 8 मीटर की बिल्डिंग है और एक क्या है जिसका हमको कुछ भी नहीं पता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो जैसे मैंने इससे पहले के क्वेश्चन करवाया था कि एन ऑब्जर्वर कितना, वो हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर थी ना, जो कि एक चिमनी के सामने खड़ा था, तो उस चिमनी की हाइट पता करो। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। अब वो ऑब्जर्वर को क्या बना दिया इसने, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सुनो बेटा, जैसे मान लो अगर इस बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर है, तो इसके बराबर लेवल तक इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की भी तो हाइट कितनी होना चाहिए, 8 मीटर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 8 मीटर। ओके, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से, सुनो इधर, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप में और इसके बॉटम में दो एंगल बन रहे हैं, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपके इसके टॉप में बनने वाला जो एंगल है, इसके टॉप में एक एंगल कहां बन रहा है, इसके टॉप में, और एक बन रहा है बॉटम में, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक टॉप में बन रहा है और एक बॉटम में बन रहा है। पर एक बात बताओ बेटा, कभी भी एंगल क्या किसी एक ही लाइन पे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो हमको यहाँ पर अपनी तरफ से एक हॉरिजेंटल लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बन गया, तभी तो एंगल बनेगा। तो देखो अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है भैया, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक। तो चलो अपने हिसाब से अपन लोग क्या कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, या फिर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैं नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको क्या बोला है, पॉइंट पी, इसको क्या बोला है, डी, और इसको सी, और इसको ए, इसको बी, और इसको क्यू, ठीक है। ये बोला है। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब भैया हम लोगों को ये पता करना है ना, पता करना है ना। तो इसको मान लो x, ठीक। अब इस पूरी हाइट को भी हमको पता करना है, ठीक है, ये पता करना है। तो सपोज मान लो यहां तक 8 पता है, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन लोग, इसको मान लेते हैं h, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, i, ठीक है। और हमको ये पूरा पता करना है। अब यहां तक ओवरव्यू दिया, तो किसको समझ नहीं आया बताओ। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और एक छोटी बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर की है, 8 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक। अब बोला है कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप पे क्या बॉटम पे बन रहा है और इसके टॉप पे बन रहा है, जो कि इतना इतना डिग्री का है। तो अब सुनो, अगर ये x है तो ये भी x होगा, होगा ना, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा क्या होगा कि बहुत सारी लाइंस की वजह से कंसेप्ट तो भूलना नहीं है, ठीक है। ध्यान से याद रखो कि कौन सी चीज कहां बता रहा हूं, ठीक है। हो गया इतना, यही डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग, ठीक। लेट अस कंसीडर, क्या क्या कंसीडर किया फटाफट देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो ए बी, ए बी क्या है भैया, हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और जो तुम्हारा पीसी जो है वो क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड, ऐसे ही कुछ है ना, बिल्डिंग जो भी होगा वहां स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और एसी क्या है,
डिस्टेंस, ठीक है, AC डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स लिख दो ना सीधा, ठीक है। ओके, इतना हो गया। और कुछ दिख रहा है क्या अपने को? देखो यहां पर AB जितना है उतना क्या है, CD है, CD है ना, और ये मिला के कितना है भैया, 8 मीटर है ना, 8 मीटर। ओके, अब देखो जितना AC है उतना BD है, ठीक है, जितना AC है उतना भैया BD है, और ये कितना है, X मीटर, है ना। अब सुनो, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, चलो ठीक है, अब अपन लोग इसके एंगल से लिख लेते हैं। तो एंगल QPB, QPB कितना डिग्री है, देखो एंगल QPB कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ओके, एंड एंगल QPA, एंगल QPA इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री। ओके, नाउ अब हमारा ये जो है गिवन पूरी तरह से कंप्लीट है। जो इस तरीके से डायग्राम और ये गिवन लिख लेता है तो उसके कुछ कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, 1 मार्क्स, ठीक है, 1 से 1.5 मार्क्स दे देगा। अब बात करते हैं हम लोग का टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है, अब एक बात याद रखना, हम लोग सुनो ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जानते हो 9th क्लास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक क्या पढ़े हैं हम लोगों ने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो एंगल तो इनमें बाहर बन रहे हैं तो हम लोग इनको बना नहीं सकते, ध्यान से देखना। अगर ये लाइन को मैंने जो लिया हूं, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन में, अरे बाहर पे एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, बाहर पर एंगल बन रहा है, पर हमको तो ये ट्रायंगल अंदर से सॉल्व करना है ना, पता है कि नहीं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इधर देखो, ये आला अभी थोड़ी देर के लिए देखो, ये वाली लाइन को देखो, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, पर हमको तो ट्रायंगल के अंदर चाहिए ना, हमको बाहर तो चाहिए ही नहीं। तो एक काम करते हैं भैया कि देखो ये है 30 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट 30 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बनेगा ना। ओके, अब उसके बाद सेम टू सेम यहां पर अगर एंगल 45 ये पूरा में बन रहा है, देखो जेड में बनता है, देखना ध्यान से सुनना, ये देखो जेड को याद रखो बस, जो एंगल यहां बन रहा है एंगल यहां पर भी बनेगा। अब सुनो, ये देखो यहां जेड देखो, ये जेड, ये छोटा वाला जेड, इसीलिए यहाँ 30 बन रहा था, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, 30। अब बड़ा वाला जेड को देखो, ये यहां वो बना रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो यहां पर भी क्या बनाएगा वो, 45 डिग्री। ओके, ठीक है, तो यहां पर भी कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। समझ गए? ये कंसेप्ट किसका है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ठीक है, जो कि हमने 9th में पढ़ा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन लोग क्वेश्चन को लेते हैं थोड़े। अब देखो मैंने बता दिया कि ये Z की वजह से क्या हो रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब यहां पर मैं उसको बता देता हूं कि क्यों हो रहा है। तो देखो अगर एंगल QPB किसके इक्वल हो रहा है भैया, इधर देख लो पहले, एंगल QPB का अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल PBD, ठीक है, तो एंगल PBD और ये दोनों मिला के कितना डिग्री, 30 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, अल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, अल्टरनेट एंगल। सेम टू सेम वहां देखना, एंगल कौन सा वाला, QPA कितना था, 45, ठीक है, एंगल QPA 35, तो इसका फिर क्या बनेगा, PAC, और ये भी कितना डिग्री, 45, और ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक। ओके, इतना समझ गए। अब चलो हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले छोटा छोटा ट्रायंगल, किसी किसी को कंफ्यूजन कहाँ होगी, ये डायग्राम में, इसलिए ना अपनी कॉपी में डायग्राम बड़ा बनाना, ठीक है, तो क्या होगा उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी एक बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो भैया, हम सबसे पहले ये छोटा वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, PBD, और एक बात याद रखो, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को काहे में चेंज कर दिया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन में हो गया ना वो चेंज, हुआ कि नहीं,
देखो यहाँ पर मैंने लिख के बताया हूँ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना, मतलब हमने डिप्रेशन को एलिवेशन में ला दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल पीबीडी, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन के लिए कहां से एंगल बाहर बन रहा है ना वो, तो कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। एंगल पीबीडी, सुन नाउ, एंगल पीबीडी या वाला ट्रायंगल, तो इसमें मुझे हाइट पता करना है ना, और बेस भी पता करना है, दोनों की कहानी खत्म है, ठीक है, दोनों की कहानी खत्म है। तो यहाँ पर h अपॉन एक्स, ठीक है, तो लिख लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, p अपॉन बी, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, PD, और अपॉन में BD, ठीक है, PD और BD, ठीक है। अब tan कितना डिग्री है, tan है 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू PD की वैल्यू कितनी है भैया, h, और BD की वैल्यू x, ओके। tan 30 कितना होता है 1/√3, और ये क्या है h अपॉन x। हमको तो कुछ मिला ही नहीं, यहाँ से मिला क्या, नहीं मिला, तो चलो मान लेते हैं कि h को ले लेते हैं, ये जो h की वैल्यू है उसको नहीं, x की वैल्यू मिलेगी ना, x का मल्टीप्लाई 1 से किए तो x, और इधर हो गया x की वैल्यू h√3, समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो समझ गए। बुक में शायद ऐसे ही दिया होगा, वैल्यू पुटिंग तो नहीं हुई होगी, हाँ वही दिया है उसने, वहां पर नाम नहीं रखा है, हमने नाम रख दिए हैं, ठीक है। अब चलो यहां तक समझ आया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा ना, अब एक एक लेवल बढ़ेगा। अभी हम लोगों को अब ये दोनों चीज नहीं दी है, ठीक है, दोनों चीज नहीं दी थी, तो इसलिए हमारा क्या आया x इज इक्वल्स टू h√3, ठीक है। या फिर अब हम आते हैं बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, PAC। थोड़े थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करो ना तो लेवल बढ़ता है अपना, कि हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी कौन सा डिग्री का लगेगा, tan थीटा, इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा, क्योंकि हमको ये पूरी हाइट का पता करना है, और उसके साथ साथ ये बेस भी पता करना है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आप लोग का, BC। सब लोग बोला करो, तुम लोग को समझ आता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं रेहान, क्या लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भिखारी लग रहा है, अच्छा मुश्किल लग रहा है, मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा भिखारी लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, समझिए क्लास, चलो। अब देखो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर tan थीटा ले रहे हैं, थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, अरे ये PC के अपॉन में बेस को नहीं लिखे, क्या है AC, ठीक है। ध्यान से देखना, ये PC की पूरा देखो, ये P से लेके C तक, तो अगर मैं इस PC की बात करूं तो ये PD अपॉन CD है ना, PD अपॉन CD। एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, अभी देखते रहो, ठीक है, मैंने बोला ना एक बार में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे PC की वैल्यू हो गई भैया PD अपॉन सॉरी PD प्लस CD अपॉन AC, ठीक है। अब आपको पता है tan 45 होता है 1 होता है ना, अब देखो PD की वैल्यू कितनी है, कुछ है क्या वहां, h है, ठीक है, h है, प्लस CD की वैल्यू 8, चलो ठीक है, अपॉन में AC की वैल्यू x है, हाँ रुको ना, अभी तो रुको, एक एक बता रहा हूँ ना। अब देखो, तो ये x को भेज दिया मैंने इधर, भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इधर आ गया, और ये h+8 आ गया, h+8 आ गया। अब तुम यहां से देखो, मुझे x की वैल्यू पता है कितनी है, h√3, ठीक है, यहां हमको पता है कि h की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, h√3। आधा दिमाग घूमने वाला है, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन है, इसमें वैल्यू दी नहीं हुई है, ठीक है, पर एकदम सिस्टमैटिक सॉल्व करोगे ना तो खुद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब देखो x की वैल्यू मैंने h√3 रख दिया, तो ये रख दिया, चलो h√3 h+8, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, h को मैं इधर बुला लेता हूं, ठीक है, तो h इधर आया तो ये क्या हो गया, h√3 माइनस h इज इक्वल्स टू 8। क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, समझ आया। और एक काम करते हैं, ये h की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखना, 8
और इसके नीचे √3 - 1 भेज देते हैं। ठीक है, समझ गए? √3 - 1। और क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो, अब ध्यान से देखो, यहां से हमको हाइट पता करना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज, तो ये बन जाएगा √3 + 1 और √3 + 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि नीचे में ऐसे फॉर्म में क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज ही सही तरीका रहता है। तो देखो, अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर से, ठीक है, तो ये हो गया 8 √3 + 1 अपॉन, अब देखो a + b a - b वाला फॉर्मेट है ना, यहाँ लग रहा है ना, a - b और a + b। ट्राई करो कि हमको समझ आ रहा है, ऐसा सोचो। कई बार ये ब्रेन भी वर्क करता है कि हमको समझ आ रहा है तो समझ आने लगता है, और मेरे को कुछ नहीं आ रहा है बोलेगा तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही सोचो इसको भी कि हमको सब समझ आ रहा है, पूरा आ गया बोलना। ठीक है, a - b और ये क्या है बेटा, a + b। तो a - b और a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे। तुमको पता है कि इतनी बड़ी दुश्मनी है इन दोनों में कि एक दूसरे को काट पीट के अलग कर देते हैं। ठीक है, एक नंबर के दुश्मन है ये। ठीक है, तो ये हो गया 8 √3 + 1 अपॉन में √3 का 3, ये -1 का 1। तो h की वैल्यू आ गई 8 √3 + 1 अपॉन में 2, और 2 के टेबल से ये कट जाता है 4 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 4 √3 + 1। ठीक है, और तुमको शायद √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी हुई है ना, नहीं दी है, क्यों नहीं दी है? सुनो, एक मिनट, अभी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो। अभी हमको क्या मिली है, ये h की वैल्यू मिली है। ठीक है, एक i की वैल्यू मिली है h की, मतलब अभी सिर्फ आप लोगों को क्या मिला है, ये जो कि कितना है 4 √3 + 1। ठीक है, आपको तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट पता करना है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ पता चला है ऊपर वाले का, तो लिखेंगे सो द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज, अब देखो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या है, पूरी P से लेके C तक है, PC, तो उसमें क्या क्या है, PD + DC है, PD + CD। चलो ओके, अब PD की वैल्यू क्या है, ये देखो अब भी निकाला मैं, ये PD तो है H, क्या है 4 √3 + 1, और CD की वैल्यू कितनी है 8 प्लस का 8। चलो इसको खोल लेते हैं, ये बन गया 4 √3 और 4 1 जा 4 + 8। ठीक है, तो ये हो गया 4 √3 और ये 4 2 जा 8, 12 हो गया, 12 हो गया। तो अब यही इसको छोड़ सकते हो तुम लोग, मत लो, खत्म, ज्यादा मत करो। तो ये है तुम्हारी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब किसको समझ में आ गया, आधा अधूरा आया भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक एक लेवल तो बढ़ेगा भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अगर पेपर में, अगर बोर्ड में पेपर बनाता तो ये क्वेश्चन दे देता। बेस की वैल्यू, एक मिनट, सही बोल रही हो, गलत थोड़ी ना बोल रही हो। ठीक है, अब देखो यहां पर से हम लोग बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखो ये बेस यहां से मिल जाएगा। देखो यहां पर h क्या मिला है, इधर देखो, इधर देखो h जो दिया हुआ है वो है 4 √3 + 1। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा, तो यहां पर पुट करना पड़ेगा, इसको 1 मान लो। ठीक है, एंड द बेस इज, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेस के लिए, x क्या है = h + √3। तो हमको पता है h की वैल्यू कितनी है 4 √3 + 1। ठीक है, 4 √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर x जैसे का वैसा रख दो और इसको यहाँ पुट करो, तो 4 √3 + 1 और ये √3, तो इसको सीक्वेंस में जमा के लिख दो, √3 + 1, ये है खत्म। समझ गए? ओके, आई होप तुम लोग को नहीं समझ आया होगा।
मतलब कि समझ आया होगा, ठीक है। इसको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है समझने के लिए, ठीक है, कि अगर तुम लोगों ने पुराना कंसेप्ट पढ़ लिया होगा ना तो कहीं ना कहीं से ये पहुंच जाओगे यहाँ पर, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही तो है इसमें, और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि हाँ ये वैल्यू यहाँ लगेगी, ये वैल्यू यहाँ लगेगी, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, और ताकि ऐसे ही वाला एक हाथ दो क्वेश्चन आए तो बना सको। ओके।